Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of strategic management. In today's lecture, we will discuss upon the techniques of strategic evaluation and control. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजिक एवेल्यूएशन और कंट्रोल के रेफरेंस में हम किन किन पर्टिकुलर टेक्निक्स को फॉलो कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ टेक्निक्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करा है, दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। द फर्स्ट वन इज द स्ट्रेटजिक टेक्निक एंड सेकेंड वन इज द ऑपरेशनल टेक्निक। स्ट्रेटजिक टेक्निक में हम दो टाइप की टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे, स्ट्रेटजिक मोमेंटम कंट्रोल एंड सेकेंड वन इज द स्ट्रेटजिक लीप कंट्रोल। तो इस तरह से हमें कुल मिला के तीन कैटेगरीज में डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ स्ट्रेटजिक एवेल्यूएशन एंड कंट्रोल को डिस्कस करना है। द फर्स्ट वन इज द स्ट्रेटजिक मोमेंटम कंट्रोल, सेकेंड वन इज द स्ट्रेटजिक लीप कंट्रोल एंड थर्ड वन इज द ऑपरेशनल टेक्निक्स। तो पहले हम बात करेंगे अबाउट द स्ट्रेटजिक मोमेंटम कंट्रोल की। The evaluation techniques of strategic momentum control are those that aims of assuring the strategists that the strategies formulated and implemented are still acceptable as their assumptions have not changed as they are valid to date। यानी कि जब हम स्ट्रेटजिक मोमेंटम कंट्रोल की एवेल्यूएशन टेक्निक्स की बात करते हैं तो इनका जो मेन पर्पज होता है, स्ट्रेटजीज को ये एश्योर करना होता है कि जो स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेटेड है और इम्प्लीमेंटेड है अप टू डेट, यानी कि आज की डेट में जिन स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट किया गया है और इम्प्लीमेंट किया है वो आज की डेट में भी एक्सेप्टेबल हैं, क्योंकि इनके एजम्पशंस चेंज नहीं हुए हैं और इसी वजह से ये आज की डेट में भी प्रॉपरली वैलिड हैं। इसी वजह से इसको हम स्ट्रेटजिक मोमेंटम कंट्रोल की कैटेगरी में रखते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ये जो टेक्निक्स हैं स्ट्रेटजिक मोमेंटम कंट्रोल के अंडर में जो आती हैं वो स्ट्रेटजिक मोमेंटम के एग्जिस्टिंग टेम्पो को मेंटेन करती हैं। जो एग्जिस्टिंग टेम्पो है स्ट्रेटजीज का, उसको मेंटेन करने में ये पर्टिकुलर टेक्निक्स मोस्ट हेल्पफुल होती हैं। इस पर्टिकुलर टेक्निक में एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ स्टेटस को चेंज करने की जगह इसी को प्रॉपरली कंट्रोल किया जाता है। यानी कि इस पर्टिकुलर टेक्निक के बेसिस पर जो स्ट्रेटजी जैसी चल रही है उसको वैसे ही फॉलो किया जाता है, लेकिन उसमें प्रॉपर इवेल्युएट करते हुए उसके रिजल्ट उसको और ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड बनाया जाता है। यानी कि स्ट्रेटजीज में चेंज ना करते हुए जो उसकी वर्किंग है उसको प्रॉपरली चेंज करते हुए रिजल्ट्स प्रॉपरली इवेल्युएट किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज स्ट्रेटजिक मोमेंटम कंट्रोल टेक्निक्स। इसके अंदर में तीन मेन टेक्निक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। द वेरी फर्स्ट वन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रोल सेंटर्स, second one is the underlying success factors and third one is the generic strategic approach। तो ये तीन टेक्निक्स हैं जो हम strategic momentum control में प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे फर्स्ट टेक्निक यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रोल सेंटर्स की। क्या होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रोल सेंटर्स? इट इज अ सब यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज कॉल्ड एज रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, whose head is called responsibility center manager and is held responsible for all activities and events that come under his purview। ये ऑर्गेनाइजेशन की एक प्रॉपर सब यूनिट होती है जिसे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का नाम देते हैं, और जो इसका मैनेजर है या जो इसका हेड है उसे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर मैनेजर का नाम देते हैं। और जितनी भी पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ या इवेंट्स उसके अंडर में परफॉर्म की जाती हैं वो उन सारी एक्टिविटीज़ और इवेंट्स के लिए प्रॉपरली रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स हैं इनको रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट के अराउंड क्रिएट किया जाता है, बिल्ट किया जाता है। और मैनेजमेंट के कंट्रोल सिस्टम का एक पर्टिकुलर पार्ट होते हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रोल सेंटर्स। एक तरीके से ये बेसिक होते हैं, बेस होते हैं
कोर सिस्टम को क्रिएट करते हैं मैनेजमेंट के कंट्रोल सिस्टम के ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रोल सेंटर्स। जो भी इनपुट्स हैं या आउटपुट्स हैं उनके मेजरमेंट के बेसिस पर हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रोल सेंटर को डेवलप किया जाता है, डिजाइन किया जाता है और फिर इनसे एक डेफिनेट एक्सपेक्टेशंस होती हैं, यानी कि इनपुट और आउटपुट के रिलेशन और उसके एक्सटेंट को फॉलो करते हुए कुछ डेफिनेट एक्सपेक्टेशंस होती हैं मैनेजमेंट की, जो इन पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रोल सेंटर से रहती हैं। तो इस तरीके से इन रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रोल सेंटर के बेसिस पर स्ट्रेटजी को प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट किया जाता है और प्रॉपर वे में इवेल्युएट किया जा सकता है उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर। ठीक है, सेकेंड टेक्निक क्या होती है इसके अंदर, दैट इज द अंडरलाइंग सक्सेस फैक्टर्स। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड about key success factors earlier. It suffices to say here that these underlying success factors are those that help the organization to focus only on key success factors which are most important and unavoidable to achieve the goals behind the chosen strategy. हमने इससे पहले डिस्कस किए हैं की सक्सेस फैक्टर्स के बारे में, जिस पर कोई भी स्ट्रेटजी कंप्लीटली डिपेंड करती है, उसकी सक्सेस डिपेंड करती है इन की सक्सेस फैक्टर्स पर। ये वो पर्टिकुलर अंडरलाइंग सक्सेस फैक्टर्स होते हैं जिनको ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस फैक्टर के तौर पर ट्रीट करती है और चूजिंग स्ट्रेटजी के रेफरेंस में, गोल्स को अचीव करने के रेफरेंस में, जिन्हें हम अवॉइड नहीं कर सकते और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं, ये हमारे कहलाते हैं सक्सेस फैक्टर्स। या फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि की सक्सेस फैक्टर्स आर ट्रस्ट एंड टेकन केयर ऑफ दैट कंट्रीब्यूट टू द ग्रेटेस्ट सक्सेस ऑफ अ स्ट्रेटजी। द स्ट्रेटजिस्ट्स आर एबल टू कीप ट्रैक ऑफ दीज की सक्सेस फैक्टर्स एज टू वेदर they are really contributing to the variety of a chosen strategy implemented. This is a continuous monitoring by close-up method. यानी कि जब हम की सक्सेस फैक्टर्स की बात करते हैं तो इनको प्रॉपरली ट्रेस किया जाना जरूरी होता है और इनको प्रॉपरली कंसीडर किया जाना जरूरी होता है, क्योंकि स्ट्रेटजी की ग्रेटेस्ट सक्सेस में इनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ स्ट्रेटजिस्ट करते क्या हैं, वो क्या करते हैं, इन की सक्सेस फैक्टर्स का एक प्रॉपर ट्रैकिंग करते हैं इसकी, और ये देखते हैं कि जो चूजिंग स्ट्रेटजी है जिसको इम्प्लीमेंट किया गया है उसकी सक्सेस को एंश्योर करने में इनकी सक्सेस फैक्टर्स का रियल कंट्रीब्यूशन क्या है, इसको प्रॉपर्ली ट्रैक किया जाता है स्ट्रेटजीज के द्वारा, और फिर वो एंश्योर करते हैं कि इन सक्सेस फैक्टर्स के द्वारा प्रॉपर्ली स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है सक्सेसफुल वे में या नहीं किया जा रहा है, और उसके बेसिस पर उनके कंट्रीब्यूशन को प्रॉपर्ली इवेल्युएट करते हुए स्ट्रेटजी की इफेक्टिवनेस को ये लगातार इंक्रीज करते चले जाते हैं। तो ये एक कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग मेथड होता है जिसमें क्लोजअप मेथड का यूज करते हुए इसको और सक्सेसफुल बनाया जाता है, और इसको कॉन्टिन्यूस वे में आपको फॉलो करना होता है, यानी कि जो की सक्सेस फैक्टर्स हैं उनको आपको प्रॉपर वे में, कॉन्टिन्यूस वे में ट्रैक करना ही करना है और उनके इम्पैक्ट को प्रॉपर्ली स्टडी करना है, और उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी स्ट्रेटजी में चेंजेस करने होंगे। आप पूरी स्ट्रेटजी को चेंज नहीं करोगे, बल्कि जहां आपको हाई लेवल पर रिक्वायरमेंट है वहां पर चेंज करते हुए स्ट्रेटजी को और ज़्यादा इफेक्टिव करते चले जाते हो। सो दिस इज द सेकेंड टेक्निक इन दिस रेफरेंस। द थर्ड टेक्निक in this reference is generic strategic approach. Strategic control works on the postulation that the strategies followed by similar organizations are comparable as these firms are competitive. It is a logic of general to particular and particular to general. Strategic control की जब हम बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर एजम्पशन यहाँ फॉलो किया जाता है, एक पोस्टुलेशन यहाँ फॉलो किया जाता है। और क्या है ये पोस्टुलेशन, कि जो सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा स्ट्रेटजीज फॉलो की जा रही हैं वो क्या है, वो प्रॉपरली कंपेरेबल हैं, क्योंकि ये फर्म्स क्या हैं, ये फर्म्स कॉम्पिटिटिव हैं। तो जितनी भी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटिव फर्म्स होती हैं उनके द्वारा जिस स्ट्रेटजी को फॉलो किया जा रहा है, लगभग हर फर्म की स्ट्रेटजी क्या होती है, सिमिलर होती है। इस पर्टिकुलर पोस्टुलेशन पर ये स्ट्रेटजिक कंट्रोल अपनी वर्किंग को फॉलो करता है। यानी एक तरीके से
लॉजिक होता है जनरल टू पर्टिकुलर और पर्टिकुलर टू जनरल का। तो इंडस्ट्री को आप एक जनरल मानते हो और उसके बेसिस पर फर्म के रेफरेंस में पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को इवैल्यूएट करते हो। ऐसे ही स्ट्रेटजी फर्म के रेफरेंस में उसे आप इंडिविजुअल बेसिस पर पर्टिकुलर वे में फॉलो करते हो और उसको जनरल से फॉलो कंपेयर करते हो। तो एक तरीके से ये जो लॉजिक है वो जनरल टू पर्टिकुलर और पर्टिकुलर टू जनरल के रेफरेंस में होता है। मान लीजिए कि एक कंपनी एक्स है, वो अपने सेल्स रेवेन्यू का 5% खर्च कर रही है एडवर्टाइजिंग पर, ठीक है, और उसके बेसिस पर एक पर्टिकुलर सेल्स रेवेन्यू को अचीव कर रही है। तो यहां पर जो बाई कंपनी है, क्योंकि ये भी क्या है, एक्स कंपनी की कॉम्पिटिटिव कंपनी है और कंपेरेबल है उसकी स्ट्रेटजी इसकी स्ट्रेटजी के साथ में, तो वो भी क्या करेगी, अगर अपनी सेल को इंक्रीज करना चाहती है तो इसी तरीके से अगर 5% की वो स्पेंडिंग करती है तो इसी लेवल पर वो क्या करेगी, या तो उस कंपनी से ज़्यादा या उससे कम अपनी सेल्स को इंक्रीज कर पाएगी। तो यहाँ जो स्पेंडिंग है इसको आप कंपेयर कर रहे हो और उसके बेसिस पर सेल्स रेवेन्यू को कंपेयर कर रहे हो कि अगर एक्स कंपनी की तरह बाई कंपनी भी अपने स्पेंडिंग को एडवर्टाइजिंग पर सेल्स रेवेन्यू के 5% तक ले जाती है तो फिर उसका जो सेल्स है वो उसी लेवल पर या तो उससे ज़्यादा इंक्रीज होगा या फिर उससे कम इंक्रीज होगा। तो कंपैरिजन के बेसिस पर आप इवैल्यूएट कर रहे हो स्ट्रेटजी को, कंपनी वाई की कंपनी एक्स की स्ट्रेटजी के बेसिस पर यहाँ इवैल्यूएट किया जा रहा है। तो इसी तरीके से ऐसे ही कंपैरिजन किए जाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी के रेफरेंस में, और उसके बेसिस पर जो ऑर्गेनाइजेशन हैं ये एग्जामिन कर सकती हैं कि क्यों और कैसे जो अदर फर्म्स हैं वो स्ट्रेटजी को प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं और मेजर कर पा रहे हैं इन अ प्रॉपर वे, और उसके बेसिस पर वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें अपनी स्ट्रेटजी को किस तरीके से फॉलो कराना है और जो बीटिंग पाथ है प्रोग्रेस का उसको किस तरीके से फॉलो करना है। ये डिसाइड किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द कंपैरिजन। तो एक फर्म दूसरी फर्म की स्ट्रेटजी के रेफरेंस में अपनी स्ट्रेटजी को कंपेयर करते हुए अपनी स्ट्रेटजी को प्रॉपर्ली इवैल्यूएट कर सकती है। ये कहना है जेनेरिक स्ट्रेटजिक अप्रोच का। ओके, सो दीज ऑल आर द टेक्निक्स अंडर द स्ट्रेटजिक momentum control. Okay, the rest of the techniques we will discuss in the next lecture. Okay, thank you.